जय हिंद दोस्तों। होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 21 का देखेंगे। इसमें 75 सवाल टोटल दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल कितने रुपये का बीमा कवर का निर्धारण किया गया है? तो यह 5 लाख रुपये का बीमा कवर का निर्धारण किया गया है। यह सितंबर 2018 रांची झारखंड से स्टार्ट किया गया है और इसका नोडल मंत्रालय आयुष मंत्रालय हो जाएगा। आगे है, हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना कब प्रारंभ होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से यह प्रारंभ प्रभावी हो जाएगा। इसके पहले एनपीएस को जो है ओपीएस के स्थान पर 2004 से एनपीएस को लाया गया था और एनपीएस और ओपीएस को ही मिला के उसमें संशोधन करके यूपीएस लाया गया है। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। अब अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध। तो यह हो जाएगा घरों के छत के ऊपर सोलर प्लेट लगाने से है। 1 करोड़ घरों में सोलर प्लेट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह 2004 से इसको 2024 हो जाएगा। 2024 से इसे स्टार्ट किया गया है। 2024 से याद रखेंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध सोलर प्लेट लगाने से है और यह 2024 में स्टार्ट किया गया। आगे देखते हैं, 4 धाम परियोजना का संबंध। तो उत्तराखंड हो जाएगा। 4 धाम परियोजना उत्तराखंड में। हाल ही में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? तो हरित हाइड्रोजन परियोजना हरियाणा में। हरित विधेयक को मंजूरी प्रदान किया गया है हरियाणा विधानसभा के द्वारा। आगे है, हाल ही में अमृत कार्यक्रम की शुरुआत कब और किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह 2024 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अमृत कार्यक्रम जल ही अमृत कार्यक्रम 2024 जल शक्ति मंत्रालय। अगला देखते हैं 7 नंबर में, हाल ही में लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कौशल सिखाने के लिए किस योजना की शुरुआत? तो यह बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को शुरू किया गया है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, इसके तहत प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में कौशल सिखाने के लिए योजना शुरू किया गया है। आगे है, सुभद्रा योजना कब और किस राज्य में? तो यह 2024 की योजना है ओडिशा राज्य में। सुभद्रा योजना 2024 वर्ष 2024 और ओडिशा राज्य में। आगे है, वित्त मंत्रालय ने किस वर्ष बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है? तो यह बजट 2024-25 में किया गया था। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान बजट 2024-25 में। आगे है, डिजिटल भारत निधि योजना। तो यह 2002 की योजना है। डिजिटल भारत निधि योजना वर्ष 2002 की है। यह भारत निधि योजना के नाम बदलकर यह रखा गया था। इसका बदलाव 2024 में किया गया है। डिजिटल भारत निधि योजना का नाम 2024 में बदला गया। इसको पहले जो 2002 में इसका भारत निधि योजना नाम था। आगे है, स्मार्ट सिटी परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2024। अगला है, स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी तथा भारत का 100वां स्मार्ट सिटी? तो स्मार्ट सिटी योजना 2015 में शुरू किया गया था और 100वां स्मार्ट सिटी शिलोंग हो जाएगा। 2015 में स्मार्ट सिटी परियोजना को शुरू किया गया था और 100वां स्मार्ट सिटी शहर शिलोंग। भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं को उनकी अगला देखते हैं 12 नंबर में, भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं को उनकी तिथियों से मिलान करना है। तो पीएम किसान योजना ये वर्ष 2019 का है। आगे है, पीएम उज्ज्वला योजना 2016 हो जाएगा। और वहीं पीएम ग्राम उजाला योजना ये वर्ष 2021 का हो जाएगा। और पीएम विश्वकर्मा योजना तो यह 13 नहीं 23 हो जाएगा। 2023 हो जाएगा। आप पीएम जनधन योजना तो यह वर्ष 2014 का है। तो राइट यही हो जाएगा मिलान इसका। पीएम किसान योजना 2019, पीएम उजाला योजना 2016 और ग्राम उजाला योजना ये उज्ज्वला है। पीएम उज्ज्वला योजना 2016, ग्राम उजाला योजना 2021, विश्वकर्मा योजना 2023 और पीएम जनधन योजना वर्ष 2014। आगे देखते हैं, नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा? तो यह 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की आयु 13 साल थी, याद रखेंगे। आगे है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो यह 2025 को
यह 2025 को ग्लेशियर से के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वहीं वर्ष 2024 में बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2023 में मिलेट वर्ष, मोटे अनाजों के लिए मिलेट ईयर घोषित किया गया था, और 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब आगे देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई तथा अकबरनामा कितने खंडों में है? तो यह अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, अकबरनामा अबुल फजल, और यह 3 खंड में, 3 खंड हो जाएगा, 3 खंड में विभाजित है। अकबरनामा 3 खंड में विभाजित है, याद रखेंगे। आगे है राजस्व में रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ कब और किसके द्वारा? तो यह रीड और मुनरो के द्वारा, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में राजस्व रैयतवाड़ी व्यवस्था को कैप्टन रीड और मुनरो के द्वारा 1820 में। आगे देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली मैग्मा, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली मैग्मा ऑब्लिक लावा जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो यह आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ज्वालामुखी उद्गार के लावा के जमने से आग्नेय चट्टान। आगे है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता, तो यह कैबिनेट स्तर के मंत्री कर सकते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री प्रधानमंत्री के समतुल्य होते हैं। आगे है गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश, तो यह फिलीपींस हो जाएगा। गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला फिलीपींस हो जाएगा। गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। आगे 20 नंबर का देखते हैं सिंधु सभ्यता पश्चिमी व्यापार किस बंदरगाह से? तो यह लोथल हो जाएगा। लोथल जो है सिंधु घाटी का पत्तन नगर था, यानी डॉकयार्ड। यह भगवा नदी के तट पर है, गुजरात में। लोथल भगवा नदी के तट पे गुजरात में है। आगे है मिशन स्माइलिंग बुद्धा का संबंध, यह परमाणु परीक्षण से हो जाएगा। मिशन स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी के समय में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में चलाया गया था मिशन स्माइलिंग बुद्धा, और यह पूर्णतः सफल योजना नहीं थी, यह आंशिक रूप से सफल योजना थी। अगला है रक्त कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। यह बोन मेरो, अस्थि मज्जा या बोन मेरो हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर में चंगेज खां दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन है? तो यह इल्तुतमिश के समकालीन हो जाएगा। चंगेज खां इल्तुतमिश के समकालीन हो जाएगा। आगे देखते हैं नाफ्टा NAFTA उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ और इसमें शामिल देशों कौन कौन से हैं? तो यह 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ है। नाफ्टा 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ है। इसमें USA, मैक्सिको और कनाडा शामिल है। USA, मैक्सिको, कनाडा। नाफ्टा में 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ है और इसमें 3 देश USA, मैक्सिको और कनाडा शामिल है। अगला है 25 नंबर का आश्रय प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में आश्रय प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अब आगे देखते हैं कृषि उन्नति, इसमें हो जाएगा कृषि उन्नति के लिए अमीर कोही नामक विभाग, तो यह कृषि से संबंधित है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, तो यह बिरला भवन नई दिल्ली में हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन नई दिल्ली में। आइए अगला देखते हैं 28 नंबर का भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका? तो यह 1929 में हो जाएगा। इसी के दौरान इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की। 29 नंबर में देखते हैं जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो यह 1902 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में सिताब दियारा, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, यह पहले बिहार का भाग था। आइए आगे देखते हैं 30 नंबर के सवाल को। पुस्तक गीता रहस्य कहाँ से और किसके द्वारा लिखा गया? तो यह मांडला जेल से हुआ था। मांडला जेल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य पुस्तक को मांडला जेल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। आगे देखते हैं अबुल पाकिर जैनालाब्दीन अबुल कलाम, यानी कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में कहा जा रहा है कि जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह नवाचार दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नवाचार दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम की जयंती को। इनका पूरा नाम अबुल
पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न, तो यह वर्ष 2015 में दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न वर्ष 2015 में दिया गया। आगे है सैन फ्रांसिस्को में 1913 में सैन फ्रांसिस्को 1913 में स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष, तो यह लाला हरदयाल हो जाएगा। गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष लाला हरदयाल और वहीं संस्थापक सोहन सिंह भाखड़ा। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाखड़ा और इसके पहले अध्यक्ष लाला हरदयाल हो जाएगा। और वहीं भारत के पंजाब में गदर पार्टी को 1913 में ही स्थापित किया गया था। यहाँ भी लाला हरदयाल ही इसके संस्थापक थे। आगे है बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार विद्यापीठ सभा की स्थापना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। आगे देखते हैं 35 नंबर में बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ, तो यह 1912 में बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर, इसके अध्यक्ष आर एन मधोलकर थे। बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मधोलकर ने किया था। अब अगला देखते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक्स से। तो सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों को जातीय अहंकार को चोट पहुंचाने वाले अल्बर्ट विधेयक को वापस लिया, तो यह 1883 में अल्बर्ट विधेयक को वापस लिया गया 1883 में। आइए 37 नंबर में देखते हैं कांग्रेस का आरंभिक 20 साल डैश ईस्वी को आमतौर पर नरम दौर के नाम से जाना जाता है, तो यह 1885 से 1905 1885 से 1905 के बीच को नरम दल के दौर के रूप में जाना जाता है। और इसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने इस बात को कहा कि 1885 से 1905 तक नरम दल का कार्यकाल था। आगे है 38 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया गया, तो यह 1905 के अधिवेशन में। आगे देखते हैं कांग्रेस द्वारा स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया, तो 1996 के सॉरी यहाँ गलत हो गया है, इसमें हो जाएगा 1906 यहाँ 1906 हो जाए 1906 के बनारस अधिवेशन और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था वर्ष 1906 के बनारस अधिवेशन में और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। अब अगला देखते हैं 40 में किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, तो 1892 के अधिनियम से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम से। इसके बाद अगला देखते हैं 41 नंबर में बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व, तो यह एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन के 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन का प्रारंभिक दौर का नेतृत्व एस.एन. बनर्जी। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया, तो यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन भी इसे कहते हैं। आगे देखते हैं घटनाक्रम को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये देखते हैं इसमें बंगाल विभाजन 1905 में हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन 1905 राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। वहीं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। तो इसमें एक क्रम हो जाएगा 1 बंगाल विभाजन और 4 हो जाएगा मुस्लिम लीग 1905 में 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना 1906, बंगाल विभाजन 1905। उसके बाद तीसरा हो जाएगा कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 अंतिम में। तो यही इसका क्रम है 1 4 3 2। अगला देखते हैं किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा, तो भारत का सरताज मुंबई को कहा जाता है। और वहीं भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत का सरताज मुंबई और भारत का सिराज जौनपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में तो रहीमतुल्लाह सयानी हो जाएगा। रहीमतुल्लाह सयानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा सशस्त्र कानून कब बनाया गया जिससे भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो यह 1878 में लिटन के द्वारा लाया गया था शस्त्र कानून।
आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए? तो यह 2/3 होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। आगे है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद? तो यह अध्यादेश 123 में, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में, वहीं राज्यपाल का अध्यादेश 213 के तहत। आगे देखते हैं, कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को खतरा है? तो यह 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा किया गया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के दबाव में आके, इसको याद रखेंगे। और राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अहमद अली, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली के समय में इमरजेंसी को लागू किया गया था। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 85(1) के तहत, 85 का 1 के तहत जो है भंग किया जाता है लोकसभा को। आइए 51 नंबर में देखते हैं। 51 में, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो यह हो जाएगा बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती इनका पूरा नाम है, बसप्पा दनप्पा जत्ती, बसप्पा दनप्पा जत्ती। इसको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहा है। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। बसप्पा दनप्पा जत्ती इनका पूरा नाम है, बी.डी. जत्ती। यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद। अब आगे देखते हैं 52 नंबर में, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 143 हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला देखते हैं 53 में, मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? तो यह वर्ष 1980 में, मंडल आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट वर्ष 1980 में पेश किया गया था। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाली संदेहों और विवादों की जांच के लिए, तो यह सुप्रीम कोर्ट में होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में। अगला देखते हैं 55 नंबर में, भारत के संविधान के 100वें संशोधन को किस राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन यह हो जाएगा 2015 में प्रणब मुखर्जी के समय में हुआ था। यह 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ था। 100वां संविधान समझौता, 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के बीच में, वर्ष 2015, और प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे। अगला देखते हैं, सन 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग, तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। आगे है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा? तो यह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेगा, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेगा। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन, तो यह राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। भारत की आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं 59 का, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो यह 6 सप्ताह हो जाएगा, 6 सप्ताह तक रखना आवश्यक है। कौन सी एक विधायी संस्था जो राष्ट्रपति को निर्वाचन में भाग लेता है परंतु इसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो यह राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उनके महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो हो जाएगा विधानसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। अब आगे देखते हैं 61 नंबर में, भारत में पटसन उद्योग का अधिकांश भाग किस नदी के तट पर? तो यह हुगली नदी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पटसन यानी कि जूट से संबंधित है पटसन उद्योग, हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पश्चिम बंगाल। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ और किसके सहयोग से? तो यह छत्तीसगढ़ में हुआ था, रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से। अब आगे देखते हैं
63 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां एल्युमिनियम बनाती है? इसमें देखेंगे तो इसमें बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को, यानी ए एल जिसमें भी लगा है ए वो सभी एल्युमिनियम बनाती है। इसमें भी ए है, इसमें भी ए और इसमें भी ए, तो यही हो जाएगा बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को, ये तीनों एल्युमिनियम बनाती है। जबकि टेल्को ये एल्युमिनियम से संबंधित नहीं है, तो टेल्को को छोड़कर सभी एल्युमिनियम कंपनी है। बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को ये एल्युमिनियम कंपनी है। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना मुंबई में। प्रथम कपास मिल मुंबई में, सूती वस्त्र उद्योग का मिल मुंबई में। आगे है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना, तो यह जामनगर गुजरात में, पेट्रो रसायन कारखाना जामनगर गुजरात में। अगला है 66 में, चूना पत्थर का प्रयोग किस उद्योग में? तो यह सीमेंट उद्योग में किया जाता है सर्वाधिक। चूना पत्थर का उपयोग CaO बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग सीमेंट के उद्योग में किया जाता है। जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना किस नदी के तट पर? तो यह स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर शहर अवस्थित है और इसका इस्पात कारखाना भी वहीं स्थित है। आगे देखते हैं 68 नंबर में, कोलार की खानें और हट्टी की खानें, तो यह गोल्ड के लिए गोल्ड का भंडार है कोलार के खान में। KGF और HGF यह खेतरी में है, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है कोलार की खान और हट्टी की खानें। आगे है, बेलाडीला की खान कहाँ और किस धातु के लिए? तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से? तो यह विशाखापत्तनम बंदरगाह से होगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह से सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यह कृत्रिम बंदरगाह विशाखापत्तनम। आगे देखते हैं 71 का, भारत की पहली और एकमात्र महिला शहनाई वादक, तो बागेश्वरी कमर हो जाएगा। महिला शहनाई वादक बागेश्वरी कमर। अगला 72 में, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तो रविशंकर सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक। 73 में देखते हैं, संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय, तो यह शिव कुमार शर्मा को जाता है। संतूर को लोकप्रिय वाद्य यंत्र शिव कुमार शर्मा। 74 का देखते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध, तो यह बांसुरी से हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। आज का अंतिम सवाल 75वां, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो यह तबला वादक से हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से हो जाएगा। इसके साथ ही आज का 75 सवाल टोटल करवा दिया गया है। यह डे 21 का है। तो चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।